हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग लेके आए हुए हैं जेई मेंस 2021 पीवाईक्यू, और वो भी 1 सितंबर का जो है सेकंड शिफ्ट का ये पेपर हमने लिया है। उसमें सिर्फ हम उठाने वाले हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी एकदम बढ़िया से। ये है हमारा उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि न्यूमेरिक टाइप था ना, उसको सेक्शन बी कहते हैं। तो सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 times द अदर स्लिट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। जो एम्पलीट्यूड है, विड्थ इस मान लीजिए स्लिट है, एक मिनट, ये स्लिट है बेटा, ये स्लिट की ओपनिंग है ऐसे, ठीक है। इसका ये जो विड्थ दे रखा है मान लो डब्लू है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो डब्लू के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये बोला है, ठीक है ना। एंड द पूछा अपने से कि द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं जैसे कि आप मान लो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ये हमारे पास डबल स्लिट अरेंजमेंट होता है। ये 2 स्लिट हैं, एक तो ये स्लिट हो गया और एक स्लिट ये हो गया बच्चे, ठीक है ना। लाइट यहाँ से आती है, यहाँ से आती है ना, यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे निकलेंगे, ऐसे यहाँ से वेव फ्रंट निकलेगा, ऐसे इंटरफेरेंस होगा, और इस स्क्रीन पर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम मिलता है बच्चे, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पर जो है मैक्सिमा और किसी एक पॉइंट पर मिनिमा जो बन रहा है, उस समय उस जगह पर मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी और मिनिमम वाली इंटेंसिटी जो वैल्यू आएगी, उनका रेशियो हमें निकालना है। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि मैक्सिमा मिनिमा जहाँ पर बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमा बन गया, ये आपका मान लो, एक सेकेंड, ये मान लो आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, मैं इसको B1 लिख रहा हूँ, ब्राइट 1। यहाँ कहीं B2 लिख दिया, सेकेंड ब्राइट, यहाँ कहीं मैंने B3 लिख दिया बेटा, है ना। तो याद रखना कि YDSC में हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम आने वाली, चाहे पहली ले लो, चाहे दूसरी ले लो, चाहे तीसरी ले लो। ऐसे ही हर मिनिमा की इंटेंसिटी से, यहाँ मिनिमा आया, इसके बीच में मिनिमा आया, यहाँ मिनिमा आया, तो हर जगह जो मिनिमा आएगा वो मिनिमा की भी इंटेंसिटी आपस में क्या रहने वाली, सेम रहने वाली, ठीक है ना। और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना। अभी के लिए आप इसे याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चीज़ें आपके बोर्ड्स में भी काम आती हैं, नीट में भी काम आएगा, जेई में तो काम आ ही रहा, देख ही रहे हैं आप, है ना। फार्मूला होता है आई मैक्स का रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 क्या है, जो भी स्लिट्स लाइट इस्तेमाल कर रहा है या जो भी यहाँ से लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी I1, यहाँ जो जा रही है उसकी इंटेंसिटी I2, ठीक है बच्चे। तो ये अच्छा, जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है ना, उस जगह पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और वेयर वी आर गेटिंग मिनिमम इंटेंसिटी, हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो फार्मूला सबको याद हो गया, ये दोनों फार्मूले। बस हमें क्या करना है, अब I1 I2 की वैल्यू निकालना है। अब देखना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एम्पलीट्यूड जो है विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हम सभी लोग जानते हैं भैया कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। और फिर इंटेंसिटी देखा जाए तो विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। अब एक का विड्थ अगर W मानता हूँ मैं, तो दूसरे का विड्थ हमें क्या मानना पड़ेगा, 3W। तो अगर एक का इंटेंसिटी I मानता हूँ तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक का इंटेंसिटी मैंने I लिख दिया, एक का इंटेंसिटी मैंने 9 लिख दिया। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब इस पर ध्यान दो जरा, I मिनिमम आएगा ये, I मैक्सिमम आएगा ये, I1 और I2, इन जगहों पर अगर आप I1 की जगह पर 9 रखो तो यहाँ पे √9I आएगा, यहाँ पे आएगा √I आएगा, यहाँ पे आएगा √9I, यहाँ पे आएगा √I, है ना। तो √I हर जगह से आगे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √9, यहाँ बचेगा 1। √9 हो जाएगा 3, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। और हमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है x/4। तो 1/4 को अगर मैं x/4 से कंपेयर करूँ तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1। तो यहाँ पर क्या रख दोगे, 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था बेटा, एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज ये आसान क्वेश्चन था। चलो भाई आ जाओ, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। बच्चे, जो सेकेंड क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस पर बेस्ड है, थर्मल स्ट्रेस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब एक बात मेरे बहुत गौर सुनना, यहाँ पे लोग गलती करते हैं बट फिर भी आंसर सही पाते हैं। ये बड़ा ही
आप कह सकते हो कि बड़ी अजीब बात है ये कि आप गलती भी करो यहाँ लेकिन आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन के बाद भी हमारा रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या, थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं बेटा। थर्मल स्ट्रेस के लिए मैं बोलूँगा कि आप फॉर्मूले याद रखो, ऑल्दो मैंने इसमें आपको पूरा डिराइव करके दिखाया है पूरी चीज़, है ना, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई चीज़ इसके रिगार्डिंग कभी घुमा के कोई चीज़ पूछी जाए तो आप उस पर फंसो नहीं। तो मैंने ये चीज़ पूरी बताई है यहाँ पे, है ना, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि इतना टफ क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछेंगे नहीं इतना कि भैया वो घुमाया जाए। मैं आपसे कहूँगा कि कुछ बातें याद रखो कि थर्मल स्ट्रेस में आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख लें कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है ना, वो आता है अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू यंग मॉडुलस। कि स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वाई क्या है, यंग मॉडुलस, ये क्या भैया, ये थर्मल कोएफिशिएंट है ना, अल्फ़ा। तो ये 3 टर्म आते हैं, इनका तीनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आता है, स्ट्रेस के बराबर। और स्ट्रेस क्या होता है, जो भी इस पर टेंशन इस्तेमाल होने वाली है डिवाइड बाई एरिया। समझ में आ रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। देख, हमें क्वेश्चन में दे रखा है यंग मॉडुलस, हमें क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, लेंथ दे रखा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और कहता है कि रॉड को टेम्परेचर 0 से 400 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया गया, और इस प्रोसेस में हमने रॉड को बढ़ने नहीं दिया। देखो ये देखो, विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड, मतलब इसको मैंने दोनों इसके जहाँ पे क्लैंप है ना उसको हमने फिक्स कर रखा है, भाई तुम जा नहीं सकते हो आगे। तो कहता है टेंशन कितना हो जाएगा रॉड में, वो देखना, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर ये वॉल नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते, इसमें एक्सपांसन हो जाता, तो ये मैं एक्सपांडेड वर्जन बनाया यहाँ पे, ठीक है। उस केस में जो एल आएगा वो सिंपली, अगर यहाँ पे लेंथ एल नॉट था तो आप लिखोगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसको मैं एल एक्चुअल बोल रहा हूँ। अब कहता है कि ये एल एक्चुअल आता जब हमारे पास वॉल नहीं थी, बट वॉल ने क्या कर दिया बेटा, कंप्रेस कर दिया रॉड को एल एक्चुअल से एल नॉट तक, क्योंकि भैया इसको लेंथ तो बढ़ने नहीं दे रहा ना। तो जो भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण लेंथ बढ़ा था उसको वॉल ने क्या कर दिया होगा, कंप्रेस कर दिया होगा, समझे। ओके सर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एल एक्चुअल माइनस एल नॉट निकाला तो हमारे पास आया एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। अब मुझे स्ट्रेन निकालना है। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है, अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं बोलूँ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। ये होता है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, कि आप डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हो तो यहाँ पे एल नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे एल एक्चुअल आएगा, क्योंकि हम एल एक्चुअल से एल नॉट की तरफ जा रहे हैं। तो ओरिजिनल लेंथ तो यही हुआ ना। स्ट्रेन क्या करते हो भाई कि हमें जो चेंजेस करने हैं, तो जब वो वॉल नहीं होता तो वो इतना एक्सपांड कर जाता है यहाँ तक, लेकिन वॉल के चलते ये एक्सपांशन क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो स्ट्रेन जो होगा यहाँ से यहाँ गया होगा ना, तो इस लेंथ को ओरिजिनल लेंथ ट्रीट करोगे और इसको फाइनल लेंथ ट्रीट करोगे। तो एल एक्चुअल आपका इनिशियल लेंथ और एल नॉट आपका फाइनल लेंथ हो जाएगा। तो जब आप लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल में, यहाँ लिखोगे आपका एल नॉट माइनस एल एक्चुअल लिख सकते हैं, या फिर एल एक्चुअल माइनस एल नॉट लिख दो, डिफरेंस लेना, डिवाइड बाई एल एक्चुअल लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा बेटा। तो डेल्टा एल हमारे पास यही हो गया, एल एक्चुअल हमारे पास ये हो गया, एल नॉट से एल नॉट चला गया, यहाँ बचा अल्फा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा चीज़ हमने इस्तेमाल करा है, इस पर ध्यान देना बस, इस वाले स्टेप पे। न्यूमरेटर हमारे पास अल्फा डी टी था, डिनोमिनेटर को अगर ऊपर ले जाऊँ तो आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर -1। अल्फा डेल्टा टी का जो वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत कम आता है, ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि अल्फा 10 की पावर -5 में चल रहा है और ये 10 की पावर 2 में चल रहा है, तो अभी भी 10 की पावर -3 में चल रहा है ये अल्फा डेल्टा टी। 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल में ये पावर जो है आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बोलोगे +1 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो अल्फा डेल्टा टी तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ये जो चीज़ चल रही थी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा डेल्टा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अल्फा डेल्टा टी आ गया, और ये वाला जब टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक टर्म बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अल्फा डेल्टा टी ऑलरेडी बहुत कम था, उसका स्क्वायर और बहुत कम आएगा, जो कि क्या रहेगा, बाकी के टर्म्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रहेगा, मतलब यहाँ पे एक टर्म और आएगा ऐसा, लेकिन ये टर्म बेटा नेग्लिजिबल रहेगा इसके कंपैरिजन में। दैट्स वाई हमने लिख दिया अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन आ गया अल्फा डेल्टा टी, और आप सबको पता है बेटा
कि जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इस सिग्मा को मैंने स्ट्रेस से दिखाया है और एप्सिलॉन को मैंने स्ट्रेन से दिखाया है। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा स्ट्रेन वाई से, तो सिग्मा आ जाएगा यहाँ से अल्फा डेल्टा टी वाई। सिग्मा क्या है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर जो भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। देखो रॉड तो बढ़ना चाह रहा था टेम्परेचर के कारण, बस दीवार उसे क्या कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी। तो इस रॉड पर ओवरऑल क्या लगेगा, दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने अगर इस पर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस लिखना है तो स्ट्रेस क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया दे रखा आपने को ए, तो एफ सी अपॉन ए आ गया। तो एफ सी कितना हो जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यूज पुट करी बेटा, अल्फा की, वाई की, डेल्टा टी की और एरिया की। एरिया हमें शायद दे रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर में, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉल्व किया बेटा, मेरे पास आ गया 8 × 10 की पावर 5। ये हमारा आंसर है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू 8 लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि जो टेंशन आया है वो x × 10 की पावर 5 आया हुआ है। तो कंपेयर करोगे आंसर से तो x वुड बी योर 8, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। देखो भैया क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिफॉर्म हीटिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। द वायर इज देन कट इनटू हाफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 240 वोल्ट is applied across each half separately. The ratio of power dissipation in first case to the total power dissipation in second case would be क्या होगा, 1:x है तो x निकालना है। इस शुरुआत में बनाया है ना, इसका रेजिस्टेंस हमने R बोला है, इसका पोटेंशियल जो लगाया हमने इसके एंड्स पे वो है 240 और इसका पावर हमने कितना एज्यूम कर लिया, P, ठीक है। अब जब इसको दो हिस्सों में आपने कट कर लिया, हमें पता भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। क्योंकि आपने वायर को कट किया, इसका मतलब आपने उसे क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया, मटेरियल तो वही है। तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस L पर। तो R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब देखो आपने दो ही हाफ में कट किया, मतलब L की वैल्यू आपने आधा कर दी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। तो दो पार्ट हमने बनाया, इसका रेजिस्टेंस R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2। दोनों को हमने क्या किया, सेम पोटेंशियल वापस से दे दिया। यहाँ प्रेशर, यहाँ पे हमने पावर ले लिया P1, यहाँ पावर ले लिया हमने P2। अब सबकी वैल्यूज निकालते हैं। पावर होता है क्या, V²/R। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पावर लिखोगे आप 240 का स्क्वायर/R, V²/R, तो हमने लिख दिया। P1 कैसे लिखेंगे, यहाँ का 240 का स्क्वायर बटे इसका रेजिस्टेंस R/2। P2 क्या लिखोगे, 240 का स्क्वायर अपॉन उसका रेजिस्टेंस R/2। पहले इन दोनों फाइनल जो टोटल पावर आएगी उसमें P1 + P2 आ जाएंगे, तो हमने उनको ऐड कर दिया। तो दिख रहा है बेटा, ये आपका ये R/2 जो है ये आपका ऊपर जाएगा, है ना। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 4R/2, है ना। तो सॉरी 4/R आएगा। तो 4/R ये हो गया, 240 का स्क्वायर हो गया। और अगर आप P को देखो ध्यान से, अगर इन दोनों रिजल्ट को देख रहे हो आप, तो ये वाला रिजल्ट जो है इसका 4 टाइम्स है, तो आ जाएगा 4P, है ना। तो अगर हमें क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था पहले अपॉन बाद वाला में, तो पहले का पावर P है तो बाद वाले का पावर कितना हो गया, 4P। ये कट गया तो 1/4, कंपेयर कराओगे तो x कितना जाएगा, 4, ठीक है ना। तो ये आपका अगेन आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आंसर क्या लिखना आपने, 4। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ठाक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, बट बहुत टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए, मतलब बहुत आप कह सकते हो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखना ध्यान से, द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाई 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कहाँ गया, अब क्या कहता है, विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ गैस द मॉलिक्यूल्स इन गैस रोटेट्स ड्यू टू रोटेट करते हैं, डू नॉट ऑसिलेट। इस बात को तो ध्यान देना अपने को, ऑसिलेट नहीं करते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई गैस इज दिस। मतलब आपसे बोला कि ΔU और W का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, x/10। देन द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। अब एक चीज़ ज़रा देखो आप कि ये जो गैस है हमारे पास, है ना, उसका हमें जो है प्रेशर कांस्टेंट दे रखा बच्चे, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है मैं उसे बोलूँगा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। डायटोमिक गैस है, वाइब्रेशन नहीं है, तो आप कहोगे कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये वाइब्रेशन करता, ऑसिलेशन करता, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाता वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, हम
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पाए 5 आ जाएगा सर। तो ये गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, CP/CV का वैल्यू होता है गामा। तो गामा निकालो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, या इसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, है ना। तो गामा आ गया 1 + 2/f, तो 1 + 2/f, एफ की जगह पे क्या रखोगे 5, तो हमारे पास गामा आ गया 7/5। अब कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस से, क्वेश्चन में बोला है, तो डेल्टा टी दे रखा है, नंबर ऑफ मोल दे रखा है 3। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, इसका फॉर्मूला हमेशा सेम आने वाला है, NCV डेल्टा टी। CV क्या होता है, R/γ-1, रखो सारी वैल्यूज, n की जगह पे 3, CV की जगह पे R/γ-1 इंटू 40, 40 क्या था डेल्टा टी, है ना। अच्छा γ-1 निकाला तो कितना जाएगा 2/5, कैसे देखो यहाँ γ-1 करो, γ-1 ये आएगा 7/5 -1, तो 2/5, तो ये आ गया, है ना। 5 ऊपर जाएगा, 2 से 2 चलेगा 20 टाइम्स, तो 5 2 ये आ जाएगा 300R, ठीक है। तो डेल्टा यू आपका 300R आ गया। डेल्टा W निकालो आप, कितना वर्क डन हुआ, तो आप सबको पता है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस है, तो PV ग्राफ ऐसे आएगा कुछ, इसके अंदर का एरिया आप निकालना सिंपली P इंटू डेल्टा भी निकाल लोगे, है ना। तो P डेल्टा भी आ जाएगा आपका वर्क डन, और इसे हम लिख सकते हैं NR डेल्टा टी, N की वैल्यू 3 है, R को R रहने दो, डेल्टा टी हमारे पास क्या है भाई 40, तो ये 120 हो जाएगा, तो 120R हो गया। इनका रेशियो निकाल लो आप, तो आएगा देखो 300R/120R, R ने R को निपटा दिया, 1 0 से अच्छा इसको हमने x/10 रख दिया, 1 0 से ये 0 चला गया। अब x निकालना है, x कितना है 300/12, 300/12 कट करोगे 4 से, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे आएगा आपका नहीं, इसको 3 से कट करो, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 100, 100/4 मतलब क्या हो गया 25, x कितना आ गया 25, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये सारी चीज़ें तो बेटा बच्चा जब प्रैक्टिस करता है ना तो उसे रट जाती हैं कि ये डेल्टा यू क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, सब कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल एट जो भी दे रखा टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.1 वोल्ट, एंड आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है। आप पहले समझो कि हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, तो आप सभी लोगों ने शायद सुन रखा होगा इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना। वो कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी मॉलिक्यूल को मिलती है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया, अगर n मोल है, n मोल गैस है, तो उसकी एनर्जी होती है F/2 nRT, T टेम्परेचर पे, है ना। तो 1 मोल कितना हो जाएगा, आप इसी को सिंपली n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा F/2 RT। एक मोल में होते हैं Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आप कह सकते हैं कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये है, तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना जाएगा, इसको आप Na से डिवाइड कर देंगे, तो R/Na, तो 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी आ गया F/2 R/Na इंटू टी। R/Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो F/2 kb इंटू टी, है ना। 1 मॉलिक्यूल का जो एनर्जी आता है, चाहे तो आप इसे याद रखें, एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज F/2 kb इंटू टी, सही है। अब चलो, अभी चूंकि N2 क्या आपकी डायटोमिक गैस है, तो उसका गामा जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी थोड़ी देर पहले बात किया था डायटोमिक का, वो कितना जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा लेके चल नहीं रहे, है ना। तो आ गया भाई, यहाँ पे देखो रख दिया हमने, ठीक है। ये हमने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी हो गया किसका, नाइट्रोजन का। ये हमने लिख दिया Ke काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है V पोटेंशियल में एक्सेलरेट हो रहा है, V पोटेंशियल में, और उसका चार्ज अगर Q है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, या फिर अगर ये 0 से स्टार्ट करता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू V, ठीक है। तो मैंने Q की जगह पे E लिख दिया, V तो आपको पता ही है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई नाइट्रोजन की, इनको दोनों को बराबर कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 5/2 kb इंटू टी, E इंटू वी, है ना। रखा बेटा, kb की वैल्यू रखा, T हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 0.1 होता है। थोड़ा रीअरेंज वगैरह करा बेटा, सॉल्व किया, हमारे पास T आ गया 773 केल्विन, क्योंकि इस फॉर्मूले में T हमेशा क्या रहेगा, इन सभी फॉर्मूले में T केल्विन में रहता है बच्चे, तो T केल्विन में आया।
अब केल्विन में अगर चाहिए तो हम डिग्री सेल्सियस में अगर चाहिए तो केल्विन वाली वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, 273 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आंसर में 500, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अगेन आसान था, ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे और अपना काम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज आप देख के बोल सकते हैं डरे, बट आसान क्वेश्चन था। द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन co-planar circular orbits in anti-clockwise direction. The period of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of orbit of nearer satellite is 2 into 10⁻³ मतलब 2000 किलोमीटर है. The angular speed of farther satellite as observed from the nearer satellite at the instant when both the satellite are closest. Okay. ठीक है, तो एक बार मैं इस डायग्राम के अलावा मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ। ये बेटा एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। नियरेस्ट पोजीशन कब होगी, जब एक के ऊपर एक होगा, बस एक ही लाइन में दोनों ऐसे, तो ये नियरेस्ट लेंथ है या नियरेस्ट पोजीशन एक दूसरे की। इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी मैंने v2 बोल दिया, इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v1। तो जो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जब एंगुलर वेलोसिटी आप निकालते हो ओमेगा, तो ओमेगा होता है v रिलेटिव अपॉन इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप मैंने x बोल दिया, ये गैप क्या बोल दिया, x बोल दिया। और v रिलेटिव भी क्या होता है भैया, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, x के। यहाँ पर x जो है ऐसा है, और अगेन ये v1 v2 आपको दिख ही रहे हैं परपेंडिकुलर, तो टेंशन लेना नहीं है अपने को, है ना। तो बेटा बस ये समझ लो कि अपने को ये पूरा जो है हो गया काम, बस इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है v1 v2 ये सब की। तो चलो करते हैं, उसके लिए सारा जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखना बच्चे, आपको टाइम पीरियड दे रखा है और हमने केपलर्स लॉ के थर्ड लॉ में पढ़ रखा है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो उसका स्क्वायर जो होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर एक सैटेलाइट का जो है टाइम पीरियड t1 है, दूसरे का t2 है, एक का ऑर्बिट r1 है रेडियस, दूसरे का r2 है, तो इनमें रिलेशन आ जाएगा। t1 का वैल्यू 1 है, t2 का 8 है, तो 1/8 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा r1/r2 का होल क्यूब, है ना। 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 का होल क्यूब, है ना। यहाँ पे r1/r2 का होल क्यूब चल रहा था, होल क्यूब से होल क्यूब निपट गया, r1/r2 आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। अगर r1 हमारे पास अगर r है, तो r2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स r1 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, r1 दे रखा 2 × 10⁻3, तो r2 जाएगा 4 × 2 × 10⁻3। अच्छा v1 क्या लिखेगा, r1 × ω1। अब इसका ω1 क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, अगर कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी सिंपल क्या होता है, 2π/t होता है। तो पहले वाले का t1 r था, 2π/t ये हमने ओमेगा लिख दिया, r1 तो पता ही था। v2 लिख लेंगे क्या करोगे, उसका ये आएगा 8 × 10⁻3, तो ये आपका हो गया r, और इसका 2π/t 8 था, 8 से 8 चला गया, या 2π × 10⁻3 है कि नहीं। ओके, अब हमें क्या करना बच्चे, हमें करना है ω2 1, मतलब दूसरे वाले का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1। तो वही मैंने बोला कि v2 में से v1 को माइनस कर दो तो v रिलेटिव आ जाएगा। v रिलेटिव कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 × 2π × 10⁻3 था, यहाँ सिर्फ 2π × 10⁻3 था, माइनस करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2π × 10⁻3 बचेगा। v रिलेटिव x क्या था, ये वाला गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक r2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक r1 है, तो x कितना हो जाएगा, x आ जाएगा आपका r2 - r1, मतलब इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, तो 6 × 10⁻3 करोगे तो कट पिट के यहाँ नीचे आएगा 3, ऊपर बचेगा पाई। इसको हमें कंपेयर करना था π/x से, तो पाई से पाई चला गया, x की वैल्यू आ गई 3। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन ही था, और आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हो सकता है जल्दीबाजी में गलतियाँ हो जाए, अदरवाइज आसानी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगेन देखते हैं, ध्यान सुनना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट along a smooth inclined plane making an angle of 30 डिग्री, दिख रहा आपको, with the horizontal it takes time t,
when the same body slides down from the rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, है ना, it takes अल्फा टी। मतलब कहता है कि भाई स्मूथ सरफेस पे ये इंक्लाइंड सरफेस पे मोशन करता है रेस्ट से, तो टी टाइम लेता है एल डिस्टेंस कवर करने में, तो सेम एल डिस्टेंस कवर करने में उसे रफ सरफेस पे लगता है अल्फा इंटू टी टाइम, है ना। तो कहता है कि उस म्यू का, ये चूंकि यहाँ पे म्यू आएगा, रफ सरफेस था, तो उस म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, उसका वैल्यू भी दे रखा है, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो देखो ये बहुत आसान है, टाइम निकालना आपको। यहाँ पे आप देखो इस ब्लॉक पर इसका एबीडी बनाओगे ना, इस ब्लॉक पर नॉर्मल आएगा, इधर एम का इधर कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर आएगा एम जी साइन थीटा, है ना। एम जी कॉस थीटा को एन बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा इज ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स, तो यही आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसको मास से डिवाइड करोगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा जी साइन थीटा, ये सबको पता होना चाहिए भैया, है ना। ए का वैल्यू क्या आ गया, जी साइन थीटा, इस पर ए लग गया इधर जी साइन थीटा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है एल, जो कि हमने मान रखा अपनी तरफ से एल, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। हमने सेकंड इक्वेशन लगा दिया बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू 0 था, तो ये पहला टर्म निपट गया। हाफ एक जगह पे जी साइन थीटा रखोगे, टी इंटू टी स्क्वायर, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से टी निकालो तो टी आएगा 2l अपॉन जी साइन थीटा का अंडर रूट, तो ये टी आ गया भाई, ठीक है। पहले वाले केस में टी ये आ गया। दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पे इसके एफबीडी में क्या होगा बेटा, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा था, चूंकि ये इधर जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, जिसका वैल्यू का म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा था। नॉर्मल किसको बैलेंस करता है, एम जी कॉस थीटा को, तो नॉर्मल होगा एम जी कॉस थीटा, और ये होता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की जगह पे क्या रखोगे, एम जी कॉस थीटा। तो जा इधर रहा तो ये वाला फोर्स जो होगा इससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये आ गया। अगेन अब मुझे इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ जी साइन थीटा की जगह पे क्या रख देना बच्चे, ये नेट एक्सेलरेशन लिख देना है, जो कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। टी डैश की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा टी थे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। टी डैश का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा 2l अपॉन जी, साइन थीटा की जगह पर रख दिया मैंने 1/2, कॉस थीटा की जगह पर रख दिया √3/2, क्योंकि थीटा की 30 डिग्री दे रखा अपने को, है ना। तो ये कट पिट के हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है बेटा 1/1 माइनस म्यू √3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोनों साइड क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, तो यहाँ ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा, 1/अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस म्यू √3, ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस 1/अल्फा स्क्वायर इक्वल टू म्यू √3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा स्क्वायर, तो म्यू कितना आ जाएगा 1/√3, ये पूरा टर्म। अब इस पूरे डब्बे को इससे कंपेयर कराओ आप इससे, है ना, तो आपको लगेगा ना कि देखो ये टर्म तो दोनों जगह मैच कर रहा है। यहाँ 1/√x की जगह पे 1/√3 है, मतलब x की जगह पे कितना आ गया 3 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था भाई ये, है ना। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, अगेन बहुत टफ नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 2 kg स्टील रॉड ऑफ लेंथ 0.6 meter is clamped on a table vertically at its lower end and is free to rotate in vertical plane. The upper end is pushed so that the rod falls under gravity, ignoring the friction due to clamping. At the lower end, the speed of free end of the rod when it passes through the lowest position is. देख भैया ये टेबल थी, यहाँ पे एक रॉड ऐसे रख दी हमने ऐसे, है ना, ये रॉड है, इसको थोड़ा पुश कर दिया, ये क्लैंप है, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये रोटेट कर सकता है ऐसे, थोड़ा पुश किया तो रोटेट करते 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 ऐसे आया। तो इस वाले पोजीशन, जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन से गुजर रही होगी रॉड, उस पॉइंट पर पूछा कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो पहले ये निकाल लो कि रॉड का लोअर मोस्ट पोजीशन पर ओमेगा कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सिस्टम जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, ऑल इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस काम करेंगे बेटा, एक तो रॉड का mg, दूसरा यहाँ पे हिंज फोर्सेस काम करेंगे fh। चूँकि आपको एक चीज़ दिख रहा है बेटा कि ये जो हिंज है दिस इज ऑलवेज एट रेस्ट,
अगर ये रेस्ट पर है तो इसका वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर ही नहीं रहा है। तो वर्क डन बाई हिंज फोर्स इज जीरो। तो हमारे पास सिर्फ कौन बचा है, mg का वर्क डन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया mg इंटू एच। अब देखना ये mg इस सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से यहाँ चला आया, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर था, और टोटल लेंथ l था, तो ये लेंथ l/2 आएगी, ऐसे l/2 ही आएगी। तो यहाँ से यहाँ जब ये आया पूरा घूम के, तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, 2 टाइम्स l/2, मतलब l के इक्वल ले लिया। ठीक है, mg भी कहाँ लग रही है, नीचे, और उसका डिस्प्लेसमेंट mg की डायरेक्शन में जाएगा l, तो ओवरऑल वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा mgl। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी चूंकि प्योर रोटेशन में है रॉड, तो रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कहाँ से लेना, जिस एक्सिस से बॉडी घूम रहा है, लिख दिया। शुरुआत में जीरो था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट रॉड का होता है ml²/3, वो रख दिया हमने, इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कटेगा, एक एल से एल कटेगा, ये 2 × 3 6, इधर जाएगा g, एक एल नीचे जाएगा तो 6g/l, उसका अंडर रूट करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा। वैल्यू पुट किया बेटा, g की वैल्यू 10 ले लिया, l की वैल्यू 0.6 दे रखी क्वेश्चन में, तो ओमेगा आ गया 10 रेडियन/सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम पे देखो, ये लोअर मोस्ट पोजीशन से गुजर रहा था बेटा, और बॉडी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है। प्योर रोटेशन अगर बॉडी कर रही है तो बॉडी का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखो बेटा, इसको सेंटर मानते हुए इस p का वेलोसिटी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, r इंटू ओमेगा। v क्या होता है, r ओमेगा होता है ना सर्कुलर मोशन में। हाँ सर, r कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि लेंथ ऑफ रॉड की इक्वल है ना, और लेंथ कितना था 0.6, ओमेगा कितना है 10, रखोगे तो 6 मीटर/सेकेंड। यहाँ पे क्या रखोगे 6, लो खत्म मामला। था ना आसान क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं बेटा। अगर अगेन जो बच्चा तैयारी कर रहा है, छोट लगा रखा है, चैप्टर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, उसको आ जाएगा। अगेन रोटेशन चैप्टर बेटा बहुत खतरनाक चैप्टर मानते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। आप इसके बेसिक क्वेश्चन करना मत भूलना, ऐसा नहीं कि भैया ये पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाओ आप। इसके बेसिक क्वेश्चन ना जरूर कर लेना। उससे क्या होगा कि हमारे जेईई मेंस में बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमसे ना रह जाए, है ना। तो यही ट्रिक होता है, रोटेशन लोग छोड़ देते हैं डर के मारे, और एक बहुत ही सड़े क्वेश्चन को भी वो लोग एग्जाम में डील नहीं कर पाते हैं। ये सड़ा क्वेश्चन ही था। अगर आप रोटेशन एक दो बार ढंग से पढ़ लोगे ना, ये क्वेश्चन लगेगा अरे यार ये तो बहुत क्लास में कराते हैं सर लोग ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चे, चलो 8-9 पे चलते हैं। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज अजीब सा बना रखा है। एन इंजन इज अटैच टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। द सिस्टम विद अ टोटल मास ऑफ दिस kg is moving with a speed of 72 km/h when the brakes are applied to bring it to rest. In the process of system being brought to rest, the spring of shock absorber gets compressed by 1 meter. 90% of energy of the wagon is lost due to friction. The spring constant क्या होगा भैया। देखो ये वैगन आ रहा था भैया, अब इसको जब ब्रेक लगाया गया तो इसका 90% एनर्जी खर्च हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कितना एनर्जी बच गया, 10%। 10% एनर्जी को कौन कम करेगा भैया, ये स्प्रिंग कम करेगा, है ना, इसको कम करेगा। तो जब वो रोक ले जाएगा एट द एंड ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ जब गया ये यहाँ पे ये रुक जाएगा। बट आपको पता है बेटा कि यहाँ से यहाँ जब गया, मैं वही सिचुएशन यहाँ बना रहा हूँ बेटा, कि यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा मैक्सिमम कंप्रेशन में ये, तो केवल वर्क डन स्प्रिंग कर रही है, बाकी का वर्क डन जीरो है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं यहाँ एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ कि जस्ट कंप्रेस होने से पहले जो एनर्जी बची थी वो, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे जहाँ वो रुक गया उस कंडीशन पे सिस्टम में जो एनर्जी आएगी उसे हमने यू बोला है। ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कितना था, ई का वैल्यू कितना, 10% ऑफ हाफ mv², क्योंकि वैगन के पास एनर्जी वही रहने वाली काइनेटिक एनर्जी, है ना। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखो ये वैगन जो है, जो हमारे पास व्हीकल था वो तो रेस्ट पर आ गया भाई, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई। अगर आपने स्प्रिंग को उसको नेचुरल लेंथ से, ये स्प्रिंग है मान लो, उसके नेचुरल लेंथ से अगर आपने एक्स कंप्रेस किया तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी हो जाएगी हाफ के x²। तो ये एनर्जी हमने ई के इक्वल कर दिया, तो ये पूरा हमारे पास इक्वेशन बन गया। और उसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान है, हाफ से हाफ चला गया, और ये आपका 400 हो जाएगा, ये 4 × 4 16 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर ये पूरा 5 हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान था, तो 16 × 10 की पावर 5 आ गया। आंसर हमें जो लिखना था वो 10 की पावर 5 में लिखना था, तो यहाँ आंसर आएगा 16। तो ये रहा भैया आज का हमारा हिसाब किताब।